सारी बधाई। दोस्तों, आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूं, क्योंकि मुझे इस स्टेज के माध्यम से आपसे बात करने का तो मौका मिला ही मिला है, और साथ में हमें बड़ी सारी ऐसी अप्लायंस बैठी हुई है जिनका उंगली पकड़ के मैंने काम किया, उनके सामने भी बात करने का मौका मिला है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा मैं बात शुरू करूँ उससे पहले हमारे जितने अप्लायंस बैठे हैं एक बार उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मेरा नाम वर्मा यादव है और मैं बिहार सिवान जिले का रहने वाला हूँ। थैंक यू। और दोस्तों, इस कंपनी में आने से पहले की मैं बात करूँ आपसे, और आने से पहले की बात मैं इसलिए आज आपसे करने वाला हूँ या करूँगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जितने लोग यहाँ झिरड़ी बन के आपके सामने स्टेज पे आए हुए थे, जिनसे आप मिल पाए, कहीं ना कहीं वो सारे अप्लायंस या मैं खुद भी जिस जगह आज आप बैठे हुए हैं, जिस परिवार से आप बिलोंग करते हैं, दोस्तों हम भी उसी परिवार से हैं, उसी समाज से हैं, उसी परिस्थिति से बाहर निकल गए हैं जिस परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं या परेशान हो रहे होंगे। तो जानना चाहेंगे? तो दोस्तों, इस कंपनी में आने से पहले मेरे घर में मेरे पिताजी 3 भाई और हमारे 3 पापा के बीच में हमारे घर में बड़ी सारे बहनें बैठी हुई है। हमारे घर में 17 बहन और हम लोग 5 भाई। और दोस्तों, हमारे 3 पापा के बीच में या ऐसे हम बात करें पूरे खानदान में कोई व्यक्ति पैसा कमाने वाला था तो हमारे पापा जी थे। हमारे पापा जी वेस्ट बंगाल में, आप नाम सुनोगे, बड़ी सारी जूट फैक्ट्रियाँ होती है या अभी भी हैं, उन्हीं जूट फैक्ट्री में काम करते थे और जितना पैसा वो कमा रहे थे सारा पैसा दोस्तों कमा के अपने बड़े भाई लोग को देते गए। हमारे बड़े पापा लोग गांव में रह के खेती बाड़ी कर रहे थे और उन्होंने हमारे पापा के पैसे से या जो खेती बाड़ी कर रहे थे उसमें से जो भी पैसे वो सेव कर रहे थे, उन पैसे से अपने 16 लड़की की शादी कर दिए। यानी दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे घर में 17 बहन, लेकिन उसमें से अपनी बात करें 17 बहन हमारी ही हैं, बट अपनी बात करें दोस्तों, हमारी सिर्फ 1 बहन और हम 3 भाई। और हमारे जो 2 बड़े पापा थे उनकी 16 लड़कियाँ और 2 लड़के। हमारे बड़े पापा लोग पैसा ले करके 16 लड़की की शादी कर दिए। हमारे 2 बड़े भाइयों का शादी हो गया, और जब दोस्तों हमारे बहन का शादी का समय आया तो जो अक्सर घर में होता है वो हमारे भी घर में हुआ। और दोस्तों, इस बात को मैं नहीं बताऊंगा तो भी आप सबको पता है क्या हुआ होगा। हेलो, क्या हुआ होगा? बंटवारा, हिस्सा लगना शुरू हुआ। दोस्तों, हमारे पापा कभी बिहार में रहे नहीं थे। उन्होंने पूरा उम्र वेस्ट बंगाल में जॉब किया था, काम किया था। जितना मेरे बड़े पापा को लोग गांव में लोग जानता था, मेरे पिताजी को कोई जानता भी नहीं था। गांव में फैसला कब होता? जब पंच आते हैं, पंच आए, फैसला हुआ। हमारे पापा ने लोगों के बीच में बात रखा कि हमने अपने बड़े भाई लोग को लगातार 20 साल पैसे कमा के दिया, बट किसी ने बात नहीं माना। इसलिए नहीं माना कि लोगों का कहना था भाई आपने दिया है तो क्या प्रूफ है आपके पास। यानी दोस्तों, इस बात से मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि हिस्सा तो लगा, लेकिन उस हिस्सा में हमारे पिताजी को कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे हम खुश हो। यानी हमें और हमारे पिताजी को एक गड्ढा जमीन मिला, बिल्कुल गड्ढा, जहां पे आप खेती नहीं कर सकते हैं, जहां पे आप घर नहीं बना सकते हैं। बट हमारे पापा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और हम तीनों भाइयों को एक बात बैठा करके समझाया कि देख बेटा, यदि हम अपने बड़े भाई की 16 लड़की की शादी कर सकते हैं तो हमारी सिर्फ एक बेटी है, उसकी भी शादी हम करेंगे, तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बंटवारा तो हो गया, लेकिन हमारे पापा जो जॉब कर रहे थे कलकत्ता में, जब वो सोचे कि बंटवारा तो हो ही गया है और बेटी की शादी करनी ही है, तो उन्होंने हमारे बहन के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। दोस्तों, बहन हमारी हो या आपकी, लड़का देखने में पूरी प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम तब होता है जब लड़का पसंद आ जाए और जब उसके बात आगे होती है। हमारे पापा ने बड़ा अच्छा लड़का देखा, घर परिवार भी अच्छा था, खेती बाड़ी भी काफ़ी था। और दोस्तों, जब
पैसे लेन देन की बात हुई तो दोस्तों आज से 15 साल पहले मेरे पिताजी से दहेज मांगा गया था 70,000 रुपया और एक साइकिल। और दोस्तों उस वक्त हमारे पिताजी की उतनी औकात नहीं थी कि मैं 70,000 वो दे पाते, बट घर परिवार अच्छा होने की वजह से वो एग्री हो गए। और दोस्तों जैसे 6 महीना 8 महीना के बाद जो शादी का दिन रखा जाता है, सब कुछ रखा गया और वो समय भी आया जिस दिन हमारी बहन का शादी था। दोस्तों शादी का दिन भी आया और बड़े धूमधाम से बारात भी आया। फर्क इतना है दोस्तों कि यहाँ बड़े सारे भाई बैठे होंगे जिनकी बहन की शादी हुई होगी। आपकी और मेरी बहन की शादी में सिर्फ एक अंतर था कि आपकी बहन का बारात धूमधाम से आया होगा तो आपकी बहन को लेके चला गया होगा। दोस्तों हमारी बहन का बारात तो आया, लेकिन जिस तरह से आया था लोग उसी तरह छोड़ के चले गए, क्योंकि हमारे पापा बड़ी मुश्किल से उस वक्त 30,000 रुपया इकट्ठा किए थे। 40,000 रुपया और साइकिल नहीं दे पाने की वजह से मेरे बहन को लोग मेरे घर में छोड़ के चले गए। दोस्तों छोड़ के तो चले गए, और मैंने इसीलिए बोला कि मैं आप थोड़ा सा बताना चाहता हूं, क्योंकि जहां मेरा घर था, या इसको अपने आप पे आप लेके समझेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जहां हमारा या आपका घर होता है, हमारे घर के अगल बगल बड़े सारे लोग होते हैं, हमारे बड़े सारे रिश्तेदार होते हैं। क्या ऐसा मेरे साथ हुआ होगा? सब लोगों ने हेल्प कर दिया होगा, 1,000 2,000 रुपया करके। आवाज नहीं कर दिया होगा? दोस्तों कोई आगे बढ़ के नहीं आया। बड़े सारे रिश्तेदार भी आए हुए तो कोई आगे बढ़ के नहीं आया। हाँ, आगे बढ़ के बड़े सारे लोग आए, हेल्प करने के लिए नहीं आए, ताना मारने के लिए आए। जो हमारे उम्र के लड़के थे वो हमारे सामने आए और उन्होंने एक बात बोला कि जिसका 3 भाई हो और उसकी बहन का शादी हो और वो बहन घर में पड़ी रह जाए, अरे तुम लोग तो कहीं जाकर चूल्हे भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हमारे पापा की उम्र के लोग भी हमारे पापा के सामने आए, लेकिन दिलासा देने के लिए नहीं, ताना मारने के लिए कि जो इंसान 20 साल बाहर में जॉब किया हो और उसकी बेटी को छोड़ दिया जाए घर में, अरे तुम लोगों को जीने का बड़े सारे। मैं आपको इस स्टेज के माध्यम से मैं बोल रहा हूं तो भी मुझे लग रहा है कि मैं कितना भारी चीज बोल रहा हूं। मतलब बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई। मेरी मम्मी को ताना मारा गया, मेरी बहन की सहेलियां मेरी बहन को ताना मार के चली गई। और दोस्तों उस वक्त मैं 10वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा था और उस दिन मुझे एहसास हुआ, इसको आप नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों एंगल से ले सकते हैं। दोस्तों मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मैं पढ़ाई करके कुछ नहीं कर सकता हूं। और मैंने पापा को कुछ नहीं बोला, मम्मी को भी कुछ नहीं बोला, और जितने सारे किताब वगैरह थे मैंने उसको, घर में खाना बनता आपने देखा होगा, आज गैस से पहले चूल्हे पे खाना बनता था। मैंने सारा कॉपी उठाया, किताब उठाया और चूल्हे में डाल दिया। और मैंने पापा को अगले दिन बोला, पापा मैं जा रहा हूं कलकत्ता। पापा ने बोला बेटा कलकत्ता तो टिकट इतने दिन का बाद का बना हुआ है। मैं बोला वो टिकट पे आप जाइएगा, मुझे जाना नहीं है, मैं जा रहा हूं पढ़ने नहीं, मैं जा रहा हूं कमाने। मेरे पापा ने बहुत बैठा के समझाया, लेकिन घर की कुछ स्थिति इस प्रकार बन गई थी दोस्तों, मुझे लगा काम करना ही पड़ेगा। और जो लड़का आपके सामने इस स्टेज पे खड़ा है, लाइफ में पहला काम मैं शुरू करने के लिए गया वेस्ट बंगाल। और दोस्तों जब एक इंसान पहला काम शुरू करता है तो उसके मन में बड़े सारे असमंजस वाला स्थिति होता है, कौन सा काम करे। काम मेरे सामने बड़े थे, आपके सामने बड़े सारे काम होंगे। दोस्तों मैं जब काम करने निकला तो मैंने ये सोच के निकला कि हमारे रिलेशन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वेल्डिंग वाले काम को करके दिल्ली में जाकर 10,000 कमा रहे थे। हमारे गांव में बड़े सारे ऐसे लोगों मैं जानता था जो वेल्डिंग वाले काम को करके महीने का 15,000 कमा रहे थे। बड़े सारे सिवान में तो खास करके ऐसे ऐसे घर हैं जहां पे हर घर का एक आदमी विदेश में रहता है। बड़े सारे ऐसे लोग थे जो वेल्डिंग वाले काम को करके महीने का 40 45 हज़ार रुपया कमा रहे थे। दोस्तों मैंने उस वक्त सोचा कि मैं भी जाऊंगा और मैं भी वेल्डिंग का काम सीखूंगा। और जिस दिन मैं वेल्डिंग का काम सीख गया, मैं भी दिल्ली में जाकर 10,000 कमाऊंगा, मुंबई में जाकर 15,000 कमाऊंगा, और भगवान की दया से मैं चला गया विदेश तो मैं भी जाके 40-45 हज़ार उन लोगों की तरह कमाऊंगा। ये दोस्तों मेरा सोच था। दोस्तों मैं गया कलकत्ता में और मैं एक फैक्ट्री में गया और उस फैक्ट्री में मैं जाके बोला, दादा हम एक तो काज चाहिए। क्या बोला? हेलो,
मैंने बोला दादा हमें एक का चाहिए। मैं वहाँ की भाषा थोड़ा जानता था, यानी मैं आपको समझाता हूँ हिंदी में। मैंने बोला मुझे काम चाहिए। लोगों ने बोला क्या काम चाहिए की काज करबी। मैंने बोला दादा हमें वेल्डिंग का सीखबो। उधर से दादा बोला भाई बोला तोर बाड़ी को था है। दोस्तों वो बात मुझे आज भी याद है। वो मेरे को बोला तोर बाड़ी को था है। मैंने बोला दादा हमारे बड़ी बिहार। और दोस्तों जैसे मैंने बिहार बोला मैं इस स्टेज पे खड़ा हूं। दोस्तों बिहारी के बारे में इतना कुछ बोला मेरे को, बिहारी ये हो, बिहारी वो, बिहारी ये, बिहारी वो 2-3 मिनट लेक्चर मारते रहेगा बिहारी पे। और जब उस इंसान का मुंह बंद हुआ तो मैं खड़ा हो गया, बोला दादा हमें वो रकम बिहारी ना, हमें खूब भालो बिहारी। बोला तू खूब भालो बिहारी, हमार का जो थाक 1 दिन 8 टका देवो। बोला मेरे पास काम करो, तुमको 1 दिन का हम 8 रुपया देंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं सोचा। मैं एक बात सोचा, यदि मैं काम सीख गया तो मैं दिल्ली में जाकर 10,000 कमाऊंगा, मुंबई में जाकर 15,000 कमाऊंगा, और मैं कहीं चला गया विदेश मैं 45,000 कमाऊंगा। मेरे घर की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। मैंने काम सीखना शुरू कर दिया। दोस्तों बाहर की दुनिया इतनी खराब है। मैंने 6 महीना उस फैक्ट्री में काम किया। 6 महीना में हमको वेल्डिंग का रड छूने को नहीं दिया गया। जो भाई वेल्डिंग वाले काम को जानते होंगे या किए होंगे उनको पता होगा, वहां जाने के बाद हम्बल मिलता है, मोटा सा हम्बल रड वाला। उसको मैं 6 महीना लगातार चलाता था। 8 घंटे के मैं 10-10 घंटा चलाता था ताकि कोई मुझे काम सिखा दे। बट 6 महीना खत्म हो गया, मुझे वेल्डिंग का रड छूने को नहीं मिला। मेरे घर की परेशानी दिन पर दिन घटने के बजाय दिन पर दिन बढ़ रही थी। हमारे पापा दोबारा अगर कलकत्ता में काम करने के लिए, सरकारी नौकरी था नहीं दोस्तों, हमारे पापा को उस काम से निकाल दिया गया कि अब आपके बाजू में वो दम नहीं है, अब आपके शरीर में वो जान नहीं है, ये काम आपसे होने वाला नहीं है। हमारे पापा का जॉब भी चला गया। एक बेटी से बाप बहुत प्यार करता है, मेरी भी एक बेटी है, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एक बेटी का तकलीफ एक माँ ही समझ सकती है। मेरी माँ दोस्तों हमेशा रोते रहती थी, समय पे खाना ना खाना। मेरी मम्मी को टीबी की शिकायत हो गया। इतनी सारी परेशानी जब बढ़ गई तो मैंने सोचा 8 रुपया काम करेंगे, कल मेरी माँ मर जाएगी और हम बर्बाद हो जाएंगे। और उस वजह से दोस्तों मैंने उस वेल्डिंग वाले काम को छोड़ करके मजबूरी में मैंने उस काम को करने का फैसला किया, जिस काम को मेरे पापा 25 साल लगभग 20 साल 25 साल किए थे। और वो काम था जूट फैक्ट्री वाला काम, जहाँ पे जूट बनता था, जिसमें गेहूं चावल बोरा गेहूं चावल भर के आता है। दोस्तों मैं उस फैक्ट्री में जब काम करने गया 2-4 दिनों में काम सीख गया और मेरा सैलरी होगा 2800 रुपया। यानी दोस्तों मैं वेल्डिंग वाले काम को छोड़ के जूट मिल में काम करने लगा, मेरा सैलरी 2800 रुपया हो गया। और मुझे लगा कि 2800 रुपया बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1 महीने के बाद मुझे समझ में आया कि 2800 से कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों 2800 वाला काम करने के साथ साथ मैंने छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया। यहाँ तक कि दोस्तों मैंने गेटमैन वाला काम, दरवान वाला भी काम किया है। इसके अलावे दोस्तों समय समय पे त्योहारों में, जैसे दिवाली खत्म हुआ, दशहरा खत्म हुआ, मैं ना फुटपाथ पे बाजार लगाता था और मैं वहाँ पे भगवान का कैलेंडर बेचा करता था। 2 का कैलेंडर 2 रुपये में खरीद के लाते थे, 5 में बेचते थे, 5 का खरीद के लाते थे, 10 में बेचते थे। काम दोस्तों हमने बहुत सारा किया और मैंने बाहर में पूरा 6.5 साल काम किया। और आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा दोस्तों, 6.5 साल मेरी बहन शादी के बावजूद मेरे घर में पड़ी थी, क्योंकि उतना पैसा हम जुटा नहीं पा रहे थे कि हम बहन के घर वाले को दे पाए। लेकिन दोस्तों जैसे आप सब भाग्यशाली लोगों को इस विलेज में आने का मौका मिला, मुझे भी 10 नवंबर 2009 को किसी और के साथ नहीं दोस्तों, अपने सगे छोटे भाई के साथ, जिसका नाम है दोस्तों मिस्टर उमेश कुमार यादव, उस इंसान की वजह से मुझे इस विलेज में आने का मौका मिला। शायद तो आप ताली बजा रहे दोस्तों, ताली काफ़ी कम है। मैं ऐसे बोलूं कि मैं दे शरीर का पूरा खून उस इंसान को दे दूं तो भी वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि शायद आज मेरे लाइफ में कुछ ही बदलाव हो पाया, उसमें सबसे बड़ा रोल किसी का है तो मेरी अपलाइन का है। थैंक यू दोस्तों। मैं विलेज में आया, जैसे आप आए होंगे मैं भी आया, काम को देखा। काम मुझे इतना शानदार लगा क्योंकि यहाँ पे एक मौका था, एक बेहतरीन मौका था अपने गरीबी को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का।
मैंने काम को देखा, बड़े सारे अप्लायंस हमारे यहाँ बैठी हुई है, हमारे राजकुमार सर बैठे हुए हैं, हमारे संजय सर बैठे हुए हैं, बड़े सारे अप्लायंस को मैं करीब के इनके साथ में रूम शेयर किया। मैं इतना मोटिवेट था इस काम को लेके दोस्तों, मैंने इंतु किंतु परंतु नहीं किया और मैंने तुरंत काम को शुरू कर लिया। दोस्तों मैं इस बिजनेस को देखा, काम को शुरू कर लिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन लगातार एक ट्रेनिंग को हमने अटेंड किया, क्योंकि जब मैं पहला दिन ट्रेनिंग में जा रहा था, मेरे अपलाइन ने कॉपी का 2 पेज कर दिया और एक तरफ लिखा था, मुझे आज भी याद है दोस्तों, एक तरफ लिखा था 10 लाख और एक तरफ लिखा था कंपनी के सारे ट्रेनिंग का नाम। मैं नया था दोस्तों, मेरे से मेरी अपलाइन ने एक बात पूछा, भैया एक बात बताओ तुझे क्या चाहिए, 10 लाख या ट्रेनिंग? मैं नया था दोस्तों, मैंने तुरंत बोला, 1 सेकंड भी नहीं लगाया और मैंने एक बात बोला, भाई ये ट्रेनिंग तू रख ले, 10 लाख मेरे को चाहिए। मेरे अपलाइन ने दोबारा पूछा, चलो मैं फिर से पूछता हूँ, क्या चाहिए, ट्रेनिंग या 10 लाख? मैंने दोबारा बोला 10 लाख। उसने फिर पूछा, वो जितनी बार पूछा मैंने बोला 10 लाख। उसने बोला यदि 10 लाख तू आज लेगा, आज तू 10 लाख लेगा, ये 10 लाख आज नहीं तो 1-2 साल के बाद खर्च हो जाएंगे, लेकिन यदि आपने कंपनी का सारा ट्रेनिंग एक एक करके अटेंड कर लिया तो ऐसा 10 लाख तू यहां से महीने का छाप सकता है। थैंक यू दोस्तों ये बात मुझे यहां समझ में आई और मैंने यहां से ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू किया। सारी ट्रेनिंग को एक एक करके मैं अटेंड किया, चाहे वो साइकोलॉजी हो, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो, क्रिसम की ट्रेनिंग हो, सारी ट्रेनिंग को मैं एक एक करके अटेंड किया और मुझे इतना भरोसा हुआ अपने आप में कि मैं इस विलेज में आरडी नहीं, मैं बनूंगा स्टार आरडी। भरोसा इतना था दोस्तों, मैं स्टार आरडी बनूंगा, लेकिन मेरी एक घटना ने सब कुछ खत्म कर दिया। जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? दोस्तों हर ट्रेनिंग में मैं बैठता था आगे, एक दिन मैं बैठ गया पीछे। मैं पीछे बैठा, बड़े सारे हमारे साथ लोग बैठे हुए थे। मैंने अभी ट्रेनिंग शुरू होने से पहले एक आदमी से मैंने सवाल किया, भैया आप कौन लेवल पे हैं? उन्होंने मेरे पे सवाल दाग दिया, बोल तेरा नाम क्या है बताओ पहले। मैंने बोला वर्मा यादव। बोला नाम बताओ। मैंने बोला मेरा नाम है वर्मा यादव। अरे नाम बताओ भाई। मैंने दोबारा बोला मेरा नाम है वर्मा यादव। अरे नाम बताओ नाम। मैंने बोला भाई मेरा नाम है वर्मा यादव। बोला नाम है कहाँ पे? ये वर्मा भी टाइटल, यादव भी टाइटल, तेरा नाम तो है ही नहीं। पहली बार मेरे को पता चला मेरा नाम तो है ही नहीं। मैंने उनसे पूछा भैया आपका नाम क्या है? उन्होंने बोला राधे श्याम। मैं खड़ा होकर बोला जय हो प्रभु। और मैंने अगला सवाल उनसे किया था, मैं उसी सवाल पे चला गया। मैं बोला आप कौन लेवल पे? वो इंसान खूब हंसा, हा। हम बोला सर हंसिए नहीं, लेवल बताइए। जानना चाहेंगे क्या बताया उन्होंने? मैं दोबारा पूछा भाई आप लेवल बताइए कौन लेवल पे? बोला मैं स्टार सीडी हूँ। मैं ना बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं 7 दिन ट्रेनिंग लिया था। मैं बोला ना मैं सारा ट्रेनिंग यहाँ और दिल से लेता था। मैंने कॉपी निकाला, फटाफट ट्रेनिंग देखना शुरू किया। इसमें तो कहीं स्टार सीडी के बारे में लिखा ही नहीं। यहाँ स्टार आरडी है, स्टार डीडी है, स्टार जीडी है। मैंने बोला भाई आप स्टार सीडी कैसे बन गए? वो इतना मोटा तगड़ा था भाई, तुरंत खड़ा हुआ और बोला तू क्या जानता है स्टार के बारे में? क्या जानते हो स्टार के बारे में? मैंने बोला सर मैं इतना जानता हूँ कि जो 0+ हमारे टाइम में 4 मंथ था, बहुत भाग्यशाली आपको 0+7 मंथ मिल गया, बहुत भाग्य। 0+4 मंथ था। मैंने बोला भाई 0+4 मंथ में जो आरडी होता है वो स्टार आरडी होता है। बोला पागल हो तुम, 0+4 मंथ से हम सीडी है तो कौन सीडी है बताओ? हेलो दोस्तों, सारा स्टार खत्म, वो ट्रेनिंग भी खत्म। मैं ट्रेनिंग से निकल गया, बाहर में जितना दुकान है राजगिरी में, मुझे आज भी याद हो, सब लोग मुझे आज भी पहचानते हैं। मैं सब दुकान पे गया और मैं एक ही बात पूछा, भैया ये कंपनी कैसी है? लोगों ने बोला कौन कंपनी? मेरे अंदर डर हो गया, भाई यही तो कंपनी थी, रात को कल भी थी। आज बोला कौन कंपनी? मैंने बोला वो है ना भदोखरी पोखर में। अच्छा ओ, अरे बाबू जिंदगी बचाना है ना, ईमानदारी से कर रहा हूं दोस्तों। मैं जितने लोगों से मिला सबने एक ही बात बोला, मतलब कोई नहीं बोला रुक लो, देख लो, समझ लो। बड़े बड़े सारे एग्जाम्पल दिया गया। अरे लोग आते हैं और जाते हैं, यस सर, नो सर, 3 महीना में पल सर, वगैरह वगैरह, बड़ी सारी ट्रेनिंग बताया गया। दोस्तों मैं समझ नहीं पा रहा था कि मतलब मैं कल तक क्या सोच रहा था, आज मेरे साथ क्या हो गया। मैं आपको बोलूं ना दोस्तों, मैं ज्योतिष आज भी बैठते हो
नौलखा मंदिर है वहाँ पे। मैं उनके पास गया, मैं बोला ये आदमी बोल देगा ना कि तेरे हाथ में पैसे का रेखा, माँ कसम विलेज में काम करेंगे, तब तक काम करेंगे जब तक हम जीरोडी नहीं बन जाते हैं। मैं गया दोस्तों, मैं गया और मैंने हाथ दिखाया और उन्होंने मेरे से पहले हाथ देखा, बोला क्या रेखा है, गजब, वाह। अगला सवाल किया कौन कंपनी में काम करते हो? मैंने उस वक्त बोला था ग्लोबल। बोला हाथ हटाओ, बोला हाथ हटाओ, बोला हाथ लेके आओ। फिर लेके आया, बोले तेरे हाथ में पैसा का रेखा नहीं, तू कभी गाड़ी नहीं खरीद सकता, तू कभी जमीन नहीं खरीद सकता है, तू कभी शादी नहीं कर, मतलब इतने नेगेटिव बात बोला उन्होंने ना भाई, मैं समझ गया मेरा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। मैं रूम पे गया और मैंने अपलाइन को बुलाया, बोला भाई थोड़ा इधर आओ। और अपलाइन कहा गया ना, अपलाइन इस विलेज में और हमारे बिजनेस में अपलाइन को भगवान का दर्जा दिया गया दोस्तों। पता है क्यों? क्योंकि अपलाइन में इतनी क्वालिटी है कि अगला को देख के बता देगा। मैंने अपने भाई को बोला भाई इधर आओ, वो मेरा चेहरा देख के समझ गया कुछ गड़बड़ है। वो 4 लड़के को लेके आया, 4 बॉडीगार्ड, और बोला क्या बात है? बोला कोई बात नहीं, जाओ। मुझे पता था मैं कुछ ही बोलूंगा, चारों मिलके हमको, 5 मिलके हमको समझाना शुरू कर देंगे। हेलो दोस्तों, मैं कुछ नहीं बोला, रात को गया कमरे में आराम से सो गया। सब सोए आदमी की तरह, मैं सो उल्लू की तरह, क्योंकि उल्लू का आंख खुला होता है। मैं आंख खोल के सोया और मैं देखा जैसे सब लोग सो गए दोस्तों, मैं रात को 11 बजे उठा। 11:30 बजे ट्रेन चलती है, बुद्धि पूर्णिमा एक्सप्रेस। मैं आपको कितना अच्छा तरीका बता रहा हूं, समझ लीजिएगा। मैं आराम से उठा और ट्रेन को पकड़ा और मैं चला गया। जाना था दोस्तों मुझे पटना से हावड़ा, मैं गलती से चला गया बनारस। टीटी ने पकड़ लिया, बोला फाइन दो। बोला फाइन तो नहीं है सर। बोला जेल में लेके जाएंगे। बोला जहां लेके जाना लेके जाओ, विलेज में नहीं जाएंगे। कुछ नहीं किया भाई साहब, ट्रेन में बैठा दिया। मैं दोबारा कलकत्ता पहुंच गया और वहां पे जाके मैं सोया हुआ था और पहली बार मेरा आंख खुला, मेरा भाई मेरे सामने खड़ा था और बड़े प्यार से बोला भैया गुड मॉर्निंग, फटाफट रेडी हो जा, चलना है। हम बोले कहाँ? बोला कहाँ? जहां से भाग के आया वहीं। अब दोस्तों मैं बड़ा मुसीबत में पड़ा, मैं क्या बोलूं? मैं बोला एक काम करो, है ना, यहाँ कोई सर और नहीं है भाई। छोटा भाई था, 10 साल छोटा है ना। थोड़ा दूसरे एटीट्यूड से मैं समझाना शुरू किया, बड़े प्यार से बोला चलना है तो चलो, नहीं तो पापा को मैं फोन लगाता हूँ। पापा का जैसे नाम लिया, मैं चुपचाप उसके साथ चल दिया। दोस्तों इस विलेज में एक बार नहीं 3 बार छोड़ के विलेज को भागे हैं। और मेरा भाई इतना खतरनाक कि वो 3 बार मेरे को पकड़ के लेके चला आया। इसीलिए मैं कहीं भी जाता हूं, मैं एक बात लोगों को सिखाता हूं, मेरी तरह मत बनो, कोई फायदा नहीं है। बनना है तो हमारे उस अपलाइन की तरह बनो। जो इंसान नहीं बनना चाहता उसको भी लगे विलेज में जीरोडी बना के खड़ा कर। और दोस्तों मैं अपलाइन का नाम ले रहा हूं तो ऐसा मत समझे मैं सिर्फ भाई का नाम ले रहा हूं। यहाँ बड़े सारे अपलाइन बैठे हुए हैं, इन्होंने उंगली पकड़ के, हमारे संजय सर हैं, राजकुमार सर हैं, है ना, इतना सपोर्ट किया, इतना समझाया, इतना बताया। दोस्तों एक नेगेटिव आदमी पॉजिटिव होकर काम करना शुरू किया। आपको लग रहा होगा सर आप नेगेटिव क्यों थे? नेगेटिव इसलिए था दोस्तों, मुझे बोला गया था पहले आओ, मैं आया, बड़ा खुश था। फिर बोला गया लाओ, मैं बोला ये नहीं होगा हमसे। आना ठीक है, लाना ठीक नहीं है। यहाँ बड़े सारे लोग बैठे होंगे, बैठे इस हॉल में होंगे, दिमाग अभी भी अपलाइन के बातों पे चल रहा होगा। यहाँ से जाएंगे फिर लोग वही बोलेंगे। हेलो देखो, प्रॉब्लम लाओ में नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है। जानना चाहेंगे? मेरे अपलाइन ने मेरे से पूछा भैया प्रॉब्लम क्या है बताओ। मैं बोला प्रॉब्लम वही है भाई, तू जो बोल रहा है। मैं आया ठीक है, तू बोलता अब वो मेरे से नहीं होगा। मेरा भाई बोला शुद्ध में बात करो, पीढ़ी बनने से डरते हो? हम बोले हाँ पीढ़ी तो नहीं बन पाएंगे, बाकी सब ठीक है, तू पीढ़ी बना दे मेरे को। बड़ी सारी बात था दोस्तों, है ना। बट मेरे मन में सबसे बड़ा डर था कि मैं सीढ़ी से पीढ़ी नहीं बन पाऊंगा। मेरे साथ मैं किसी को नहीं लेके आ सकता हूं। मेरे अपलाइन ने उस वक्त मेरे को एग्जाम्पल दिया था, सुनना चाहेंगे? मेरे भाई ने बोला भैया एक बात बताओ, तू स्कूल से कभी भागा है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं स्कूल में हाफ टाइम बिना छुट्टी लिए भाग गए? मुझे पता आप लोग मेरी तरफ हाथ नीचे कर रहे हैं, भागे हैं दोस्तों। मैं बड़ा हंस के बोला यार मैं एक बार नहीं, मेरा शुक्रवार फिक्स था क्योंकि क्रिकेट मैच होता था 2 बजे के बाद। शुक्र शनि रवि 3 दिन क्रिकेट मैच। मैं बोला एक बार नहीं भागा हूं, कितने बार भागा हूं? बोला भाई भागा कैसे बता। मैंने भागना बहुत आसान काम है यार। मेरे मोहल्ले के 4-5 लड़के पढ़ते थे, अकेले भागेंगे पकड़े जाएंगे। सबसे आसान तरीका 5 को लेके भागो, और 5 को लेके भागने के लिए उसको अप्रोच करना पड़ेगा, और अप्रोचिंग का फंडा बहुत आसान है।
हेलो, मैं जाता था उनके पास और मैं एक ही बात बोलता था, भैया चलो फटाफट चलते हैं ना, क्रिकेट मैच बोला, अरे मम्मी मारेगी, पापा मारेंगे, अरे कोई नहीं मारेगा यार, कोई पूछे सीधे बोले हेडमास्टर कि मैं मर गई, बस बात खत्म। मैं आगे आगे, मेरा चारों दोस्त मेरे, हेलो, मेरे पीछे पीछे। कौन प्रमोशन हुआ बताइए? आवाज नहीं, कौन प्रमोशन हुआ? वो बड़ा मुस्कुरा के बोला, भैया एक बात बताए तेरे को, मम्मी भी सीढ़ी से पीढ़ी बन गई है। हम बोले यार मम्मी तो अंगूठा छाप, कभी स्कूल गई नहीं, भागी कहाँ से? उसे मेरे भाई ने एग्जाम्पल दिया कि आज हम गांव देहात की बात करें, अधिकांश लोग गांव देहात से हैं। यहाँ पे गांव देहात में आम के सीजन में आम लग जाता है, कच्चे कच्चे आम बगीचे में, और हमारे घर से थोड़ा दूर बगीचा हो और रात को 1 बजे खूब जोर से आंधी आता है, तो हमारी माँ कहाँ जाती है? आम के बगीचे में अकेले नहीं, बिल्कुल नहीं, 4 औरत को 2-4 को छोटा छोटा हाफ टिकट को भी लेके जाती है। हमारी माँ आगे आगे, 2-4 औरत 2-4 बच्चे पीछे पीछे। कौन प्रमोशन हुआ बताइए? आवाज नहीं, कौन प्रमोशन हुआ? अरे भाई कौन पीढ़ी नहीं बनता है? हेलो, अब ऐसे में कितने एग्जाम्पल आप देखो ना, कौन पीढ़ी नहीं बनता? एक भिखारी 10 लोग से भीख मांगता है, 4 लोग भीख दे दिया, कौन प्रमोशन हो गया? आवाज नहीं, कौन प्रमोशन हुआ? अरे हमारी बहन की बात करें, मार्केट में गांव में थोड़ा दूर होता है, हमारी बहन को अकेले मार्केट जाने में डर लगता है, वो 4 सहेली को लेके जाती है मार्केट में लिपस्टिक वगैरह खरीदने के लिए। कौन प्रमोशन हुआ? आवाज नहीं, कौन प्रमोशन हुआ? बचपन के दिन याद हुआ जब क्रिकेट खेलने गए होंगे, बैट बॉल लेकर के, बड़े सारे दोस्तों को अपने इकट्ठा किया, चल चल क्रिकेट खेलने। वो नहीं जाते होंगे, आप डायलॉग मारते होंगे, खेलेगा कूदेगा होगा नवाब, पढ़ेगा लिखेगा होगा खराब। 4 दोस्त तो मिल जाते होंगे, आप आगे आगे, 4 दोस्त आपके पीछे पीछे। कौन प्रमोशन हुआ? आवाज नहीं, कौन प्रमोशन हुआ? आप ध्यान से उठा के देखो, हर क्षेत्र में लोग सीढ़ी से क्या बन रहे हैं? सीढ़ी से क्या बन रहे हैं? बड़े सारे भाई बैठे होंगे, दिल्ली पंजाब हरियाणा कमाने गए होंगे, आप गांव आए, 4 दोस्तों को वहां लेके चले गए। कौन प्रमोशन हुआ? आवाज नहीं, कौन प्रमोशन हुआ? तो क्या डरना चाहिए? जब ये सब बात में जाना दोस्तों, तो मेरे मन का डर धीरे धीरे खत्म हुआ। उन्होंने मेरे को बोला, मेरे भाई ने, कि भैया दुनिया का सबसे आसान काम, मैं आपको बताता हूँ, दुनिया का सबसे आसान काम कोई है तो है लोगों को अप्रोच करना। देखना चाहोगे? कहीं नहीं जाना, मैं ही दिखाता हूँ। देखना चाहेंगे? प्रोग्राम खत्म होगा, कल अपने जोन में जाइएगा और आराम से मार्केट घूमते घूमते जाइएगा, बड़ा सा नाला मिलेगा, नाले के अगल बगल बड़े सारे दुकान होते हैं, और किसी को कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ नाले में जाके आपको झांकना है। 2 मिनट के बाद 10 लोग झांकने वाले मिल जाएंगे, आपको किसी से बोलना नहीं पड़ेगा। आप फील्ड में चले जाना, बड़े क्रिकेट मैच हो रहा होगा, फुटबॉल मैच हो रहा होगा, और कुछ मत बोलना, खाली जाके बीच में बोला, अरे यार हो देखो क्या हो गया। देखना जो छक्का मारने को रेडी होगा ना, वो भी एक बार बैट छोड़ के देगा, क्या हुआ भाई? मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? हमारे मन में डर था। आप में से बड़े सारे लोग होंगे जिनके मन में डर चलता है। डरो मत, दुनिया का सबसे आसान काम शुरू किए हैं, दुनिया का सबसे। अरे डर रहे हो यार? बाबा रामदेव देखिए कितने लोगों ने नेटवर्क बना लिए, सीढ़ी से पीढ़ी बने क्या? आवाज नहीं, सीढ़ी से पीढ़ी बने। पहले आए है ना, मैं शर्ट पहना, मैं यहाँ लोटा बना दिए है ना, ऐसे किए वैसे किए है ना, नेटवर्क बना लिए। देखो जियो कंपनी ने आया, क्या बोला लोगों को? जियो, क्या बोला? बड़ा प्यारा नाम, कितना कमाल का, बोला जियो, जाओ 1 साल जियो, और 1 साल के बाद 356, 458, इतना इतना दियो। हेलो, मेरी बात समझ रहे भाई? आपको एकदम दिमाग में डाल लो, कोई ऐसा काम नहीं शुरू किए हैं जो लोगों ने नहीं किया है। इस स्टेज के माध्यम से मैं बता रहा, भगवान श्री राम जानते हैं आप लोग? जब उनको लंका में विजय प्राप्त करना था, रावण ने विजय प्राप्त करना था, क्या बना उन्होंने? पहले टीम में कौन आया? हनुमान जी, सुग्रीव जी, जानते हैं आप लोग? धीरे धीरे कितना बड़ा टीम हो गया, देखो इतना बड़ा टीम हुआ कि रावण को खत्म कर दिए। डरो मत भाई, डरेंगे और डरेंगे। ये सब बात जब मैं सुना, मेरे मन का डर खत्म हुआ और मैंने अप्रोच करना शुरू किया, और गलती मेरे से हुआ। मेरे अपलाइन ने बोला भैया पहले सीखना है। मैं बोला सीखना क्या? अब मुझे सब समझ में आ गया। सबसे पहला मैं फ़ोन लगाया था अपने बड़े भाई को। मेरे बड़े भैया आज टीचर है, उस वक्त भी टीचर थे, और मैंने फ़ोन लगा के बोला भैया हमारी कंपनी में आइए, बड़ा शानदार काम है, लाइफ बदल जाएगा। मेरे बड़े भाई ने बड़े प्यार से बोला पहले अपना बदल ले रख। मैंने अपने जीजाजी को फ़ोन लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ अपलाइन के माध्यम से बड़े सारे सीखने को मिला था कि आपको डायमंड बनना है तो आरडी बनाना पड़ेगा 3 लेग में,
आपको जीडी बनना है, 3 अलग अलग में क्या खड़ा करना पड़ेगा? डायमंड खड़ा करना पड़ेगा। मैंने सोचा यार जीजा को अप्रोच कर लेते हैं, मेरी बहन को छोड़ कर रखा, उसी को लगा आरडी बना देंगे। मैंने जीजा जी को अप्रोच किया और बड़े प्यार से बोला जीजा जी गुड मॉर्निंग। बोला कौन? तो मैं बोला बर्मा यादव, तो जानते करते हैं बिहार में चलता है थोड़ा गाली वगैरह। दे दिया उन्होंने मेरे को बड़ा प्यारा सा। मैं बोला भाई गाली मत दीजिए, सुनिए हम आपको इसलिए फ़ोन किए जीजा जी, हमारी कंपनी में आइए, 6 महीना के अंदर आपको आरडी बना के 2 व्हीलर गाड़ी खरीदवा देंगे। मेरे जीजा ने बड़े प्यार से बोला बाप 6 साल में साइकिल ने दिया है, चल फोन रख। मैं अपने 2 भतीजा को अप्रोच किया और मैंने जैसे बोला राजू विक्रम बड़ा शानदार काम है, बड़े प्यार से बोला वही काम है ना, सीडी पीडी पूरा बताना शुरू कर दिया। यानी जितना मैं दोबारा पॉजिटिव हुआ था, फिर मैं थोड़ा सा क्या हो गया नेगेटिव। गलती किस में था? मेरे में। इस बात से मैं ये समझाना चाहता हूं दोस्तों, सबसे पहला काम याद रखना, आपको कुछ भी पता चले पहले आपको सीखना है। आपको पता चल गया मुझे ऐसे काम करना है, लेकिन उस काम को कैसे करना है आपको सीखना है। मुझे पता तो चल गया था बट मैं अप्रोचिंग सीखा नहीं, जिसकी वजह से मेरे साथ जो आ सकते थे, जो आज हमारे साथ डायमंड होते, आज ना वो डायमंड है ना वो सीडी है, वो बाहर का टीडी है। हेलो। लेकिन दोस्तों उस वक्त मुझे एक बात समझ में आया कि हम सुने थे हॉट मार्केट, तो हमें इतना पता था हॉट मार्केट कौन होता है? जो हमारे रिश्तेदार होते हैं। उस दिन मुझे समझ में आया कि हॉट मार्केट वो नहीं होता है जो सिर्फ रिश्तेदार होते हैं, हॉट मार्केट वो होते हैं जो आपके ऊपर 100% बिलीव भरोसा करते हैं। और दोस्तों जब ये बात मुझे समझ में आया, मैंने दोबारा से लिस्ट बनाया और मैंने उनको अप्रोच करना शुरू किया जो मेरे ऊपर बिलीव करते थे। और आप यकीन नहीं करेंगे, 2 महीना 28 दिन जो लड़का सीढ़ी रहा था, मात्र 2 दिन में मैं हॉट मार्केट में उन लोगों से बात करने की वजह से जो मेरे बिलीव करते थे, 2 दिन में सीढ़ी से क्या बन गया? पीढ़ी बन गया। दोस्तों मैं सीढ़ी से पीढ़ी बन गया। थोड़ा फिर लापरवाही हुई क्योंकि मुझे लगा मैं पीढ़ी बन गया हूं, अब क्या करना, अब लोग काम करेंगे, हमको पैसे आएंगे। मैं ट्रेनिंग में जाना बंद कर दिया, अपलाइन की बात मानना बंद कर दिया। और हुआ क्या दोस्तों, आप सब डरना मत, जैसे आए थे सब चले गए। मैं फिर जैसे अकेला था मैं दोबारा अकेला रह गया। दोबारा जब मैं अकेला रहा, मुझे दोबारा ये समझ में आया कि सिर्फ लाना मकसद नहीं है। जैसा भी हमारे आलोक सर बता रहे थे, लाना मकसद नहीं है। आप जिनको लेकर के आते हैं, या हमारे दीदी बता रहे थे, जिनको लेकर के आते हैं आप तब तक मत छोड़ना जब तक वो बन नहीं जाते। जब दोस्तों दोबारा ठोकर लगा, मैंने दोबारा काम किया। और मैं जब पहले जब इंसान को मैं लेके आया, मैं एक बात सोच के लेके आया था, जब तक ये डायमंड बनेगा नहीं, जब तक ये जीडी बनेगा नहीं, छोड़ना नहीं है। दोबारा मैंने दोस्तों काम किया और एक एक करके मेरे साथ 3 लोगों ने काम शुरू किया। और उन तीनों को मैं इतना ध्यान रखा जैसे एक माँ अपने बेटे का रखती है। मैं इतना ध्यान रखा जैसा एक भाई अपने बहन का ध्यान रखता है। और जिसकी वजह से आज मेरे वो तीनों लेग में 3 लोग डायमंड बन गए, जिसकी वजह से मैं क्या आपके सामने जीडी बन के खड़ा हूं। लेकिन दोस्तों जितना आसानी से मैंने बताया उतना आसान हुआ नहीं। पीडी से मैं जैसे ईडी प्रमोशन लेने वाला था, काफी समय लगा। पीडी से ईडी बनने मुझे 4 महीने समय लग गया। और दोस्तों जैसे जैसे समय लग रहा था, आप सबको पता है, वैसे वैसे हमारे घर में रिएक्शंस भी आते हैं, राइट। हमारे गांव से बड़े सारे लोग ऐसे थे दोस्तों जो हमसे पहले ग्लेज में काम कर चुके थे। जब ग्लेज में काम कर चुके थे और कुछ लोग यहाँ से छोड़ के गांव में चले गए थे, उन्होंने मेरी मम्मी को समझाना शुरू किया, मेरे पापा को बताना शुरू किया कि चाची आपका बेटा ऐसा काम करता है, नेटवर्किंग करता है, वगैरह वगैरह, बड़ी सारी बात उन्होंने बोला। और मेरी माँ मेरे को फोन करके रोती थी और एक बात बोलती थी, बेटा एक बात बताओ, तूने बोला 3 महीने में पैसा कमाएगा, 6 महीना बीत गया, अभी तक 1 रुपया नहीं दिया। मैं माँ को एक ही बात बोलता था, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं थे। अपने अपलाइन लोगों से मैंने सीखा था और मैं एक ही लाइन बोलता था, माँ आज कौन हंस रहा है इम्पोर्टेंट, कल कौन हंसेगा और हमेशा के लिए कौन हंसेगा ये इम्पोर्टेंट है। दोस्तों 6 महीना बीत गया, 7वां महीना में ईडी से एसडी बना, 8वां महीना में एसडी से आरडी बना। और आरडी बनने के साथ मेरे साथ एक और घटना घटा। दोस्तों जिस दिन मैं आरडी बना, और आरडी का पूरा खुशी भी हम अपने नेटवर्क के लोगों के साथ मना नहीं पाए थे, उस वक्त मेरे घर से फोन आया कि तुम्हारे पापा एक्सपायर कर गए। दोस्तों ये सब बात मैं बताता नहीं हूं,
मतलब खुद भी तकलीफ होता है दोस्तों। ऑलरेडी बने और मात्र 5 दिन हुआ था मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए दोस्तों। मैं पूरे टीम को, अब आपको पता है एक जवान बेटे का या फिर पूरे घर का जो गार्जियन है वो खत्म हो जाए तो पूरे घर पे कैसा मुसीबत आया होगा। हेलो दोस्तों, इसीलिए मैं शुक्रगुजार हूँ सभी अप्लायंस लोगों का। मैं घर चला गया दोस्तों, मैं पूरे महीने घर रहा और मैं जब घर से आया मेरे हाथ में इंसेंटिव था आरडी लेवल का 47,100 रुपये का था। और दोस्तों वो इंसेंटिव मेरी वजह से नहीं बना था, यहाँ सारी अप्लायंस हमारी बैठी हुई है, अप्लायंस लोगों की और डाउनलाइन की वजह से बना था। इस बात से मैं एक बात समझाना चाहता हूं दोस्तों, कैसा बिजनेस आप समझिए, बाहर में कहीं 5 दिन आप जॉब पे नहीं जाएंगे, 5 दिन का पैसा मिलने वाला नहीं है। मैं पूरे महीने घर रहा, मुझे पता भी नहीं था, मुझे खुद अपना होश नहीं था मैं नेटवर्क का क्या ध्यान रखता। यानी दोस्तों जो आप सुनते हैं सीनियर सपोर्ट वाकई था, मेरी कहानी से आप समझ सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद मैं जब आया, मैं माँ से एक ही बात बोल के आया था, माँ आज जा रहे हैं आरडी बन के और जब तक डीडी नहीं बनेंगे मुंह नहीं दिखाएंगे। मैं बहुत मेहनत किया दोस्तों, लगा रहा, लेकिन कहा गया ना हर कामयाबी में एक अच्छी अपलाइन का साथ में होना जरूरी है। लगा तो मैं रहता था दोस्तों, 20,000 25,000 का इंसेंटिव आता था, 40,000 का इंसेंटिव, मैं बड़ा खुश रहता था। एक दिन हमारी मुलाकात हुई, हमारे सिंडिकेट टीम के सदस्य हैं, हम सभी के अपलाइन हैं मिस्टर राजेश सर से। और उस दिन उन्होंने मेरे को बैठा करके, एक होटल है पंजाबी ढाबा, और बैठा के पहली बार मेरे को प्लानिंग दिया डीडी बनने से क्या फायदा है। मेरे को कोई नहीं समझाया था, या होता ना कि शायद उस तरह से नहीं समझा गया वो मेरे को। और पहली बार जब सर ने बताया कि तेरा हर महीने का 2 लाख रुपया नुकसान हो रहा है, उस दिन दोस्तों हमारी आंखें खुली और मैंने मेहनत करना शुरू किया। मेहनत को 4 गुना हमने बढ़ा दिया और उसी मेहनत का नतीजा है कि आज आपके सामने खड़ा हूं। दोस्तों मैं इस ग्लेज में 3.5 साल के बाद डायमंड बना और डायमंड लेवल का पहला इंसेंटिव आया 1,27,000। और डायमंड लेवल का सबसे हाईएस्ट चेक मुझे याद है, क्योंकि मैंने वो स्टेज पे अपने हाथ सर लोग के हाथों से लिया था। डायमंड लेवल का सबसे हाईएस्ट चेक मुझे आया था 7,20,000 का। जब दोस्तों मुझे इंसेंटिव पता चला कि स्टेज पे मिलने वाला है, मैं माँ के पास गया और मैंने माँ को जाके बड़े प्यार से बोला कि माँ मेरा बहुत बड़ा चेक बना है, स्टेज पे मुझे मिलेगा, तुम चलो। गांव से मैं लाने गया था, बड़े सारे लोग अपने गार्जियंस को लेके आए हुए हैं। मैं लाने गया, मेरी माँ ने बोला कितना चेक बना बेटा, यही बता दे। मैं बड़ा जोश में था, मैंने बोला माँ 7,20,000। 1 सेकंड नहीं लगा मेरी माँ को। मेरी माँ ने बोला तेरा बाप कमाया आज तक। मैं समझ गया कि जो हम सीडी लेवल से सुनते आ रहे हैं, बताने से कुछ नहीं होगा, दिखाना पड़ेगा। मैं मम्मी को लेके आया, मैं बोला माँ छोड़ो 7,20,000 नहीं 20,000 का, मैं तो मजाक में बोल रहा था। मैं मम्मी को लेके आया, सामने बैठाया और जब प्रोग्राम में मुझे इंसेंटिव मिला राजगीर के अंदर, और दोस्तों मेरी माँ वहां बैठ करके ना हंस रही थी ना ताली बजा रही, सिर्फ रो रही थी बैठ करके। प्रोग्राम खत्म हुआ, मेरी माँ ने बोला घर कब चलना बताओ। मैं बोला माँ कल। बोला नहीं आज मेरे को चलना है। मेरी माँ घर गई। क्यों? क्योंकि बड़े सारे महिलाएं भी हमारी माँ को ताना मारती थी, मेरा बेटा उसी कंपनी से भाग के 10,000 भेजा है, मेरा बेटा उसी कंपनी से भाग के 15,000 भेजा है। मेरी माँ ये बात काफी सालों से सुनते आ रही थी, काफी सालों से। उसको मौका मिला, गांव गई और दरवाजा घर का नहीं खोला। बोला तू बेटा यही रहो, मैं आ रही हूँ। फटाफट गए दिल्ली वाली, इधर आओ, क्योंकि उसका बेटा दिल्ली में था। ओ हरियाणा इधर सुनो, इधर सुनो, लुधियाना, पूरा सबको बुला दिया और पूरा बोले चल तेरा बेटा कितना भेजा है? 10,000। 3.5 साल में कितना हुआ होगा? 12,000। 12 वाला 15,000 और सबका पैसा जोड़ के बोली तू लोग का जितना बेटा कमाता ना 1 महीने में, उतना मेरा बेटा सरकार को देता, इनकम टैक्स TDS। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, आज कौन हंस रहा है इम्पोर्टेंट? आज कौन हंस रहा है इम्पोर्टेंट? क्या उसके बाद हमारी माँ को कोई ताना मारने आता होगा? मेरे घर में गांव था, मेरे गांव में मेरा घर था, लोग देखता था, लोग बोलता था देखो गुलबर वाला घर है देख लो। क्यों? घर ही नहीं था, झोपड़ी था। और आज भी लोग देखता है और बोलता है भाई देख लो गुलबर वाला घर है ना, इधर चलो इधर चलो। हेलो
आपको क्या लगा डीडी बन के शांत हो गए होंगे? भाई बड़े सारे और अप्लायंस से संपर्क हुआ, संजीत सर, सीताराम सर, है ना, हमारे मैंने बड़े सारे अप्लायंस बैठे हुए हैं। इतना प्लानिंग मिला हमें, ये समझ में आ गई इस अभी ये शांत नहीं होना है। 7 कुछ नहीं है, 7 लाख कुछ भी नहीं है। सर लोगों ने बोला ऐसा 7 लाख तू टैक्स भर सकता है भाई। मेरे को यकीन ही नहीं होता था। बोला 7 या 10 आएगा, 15 आएगा। मैं बोला नहीं, यकीन नहीं मेरे को हो रहा था दोस्तों। मैं लगा रहा अपलाइन की बात पे। बस एक बात था, अपलाइन आपकी जो काम आपको बोलती है आप करने में पीछे मत हटो। मैं क्या, आप हमसे भी कई गुना ऊपर आप जा सकते हैं दोस्त। मैंने काम करना शुरू किया। मैं इस ग्लेज में 4.5 साल लगा। 4.5 साल में दोस्तों मैं बन गया जीरेडी। और जीरेडी बनने के बाद मेरा फर्स्ट इंसेंटिव आया था 8,20,000 का। और सबसे हाईएस्ट इंसेंटिव जानना चाहेंगे? यस सर। और जानना चाहेंगे? यस सर। दोस्तों जीरेडी लेवल का जो सबसे हाईएस्ट इंसेंटिव मैंने जो अभी तक अर्न किया है, और वो पॉसिबल हो पाया है जो हमारे आलोक सर इतना देर से आपको बता रहा था नए प्लान को लेकर के। दोस्तों मेरा सबसे हाईएस्ट इंसेंटिव आया वो था 19,20,000। दोस्तों ईमानदारी से कहूं, कभी मैं सोचा नहीं था। मुझे अपने लाइफ की कुछ घटना याद है। मैं एक दिन अपनी गाड़ी साफ कर रहा था, एक आदमी आके बोला ड्राइवर साहब टाइम कितना हो रहा है। मैं आपको ना ऐसी सी घटना बता सकता हूँ ना कि आप दंग में रह जाएंगे। मैं भी गांव गया हुआ था और वह एक आदमी बोला इधर आओ, क्या काम करते हो? मैं बोला मैं ग्लेज में हूँ, ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। थोड़ा बताना शुरू किया। बोला अच्छा। हम सर लोग सीखे थे, जो आदमी थोड़ा दांत फाड़े उसको थोड़ा बड़ा दांत फाड़ के दिखाओ। और मैं बोला आप क्या कर रहे हो, वही वाला। चुपचाप चला गया। प्रॉब्लम है ना, हम लोग डर जाते हैं। आप देखिए तो आपको थोड़ा सा हंसे, थोड़ा ये 2 दांत दिखा, पूरा बत्तीसी दिखा देना और चुपचाप चला जाएगा। भाई हमें पता है, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, मेरी बाहर में सच में कोई औकात नहीं। वो आदमी गलत थोड़ी ना बोला ड्राइवर के, ड्राइवर साहब टाइम बताओ। मैं शॉर्ट पेट उतार दूँ बाहर जाकर बोल इतना कमाता, कौन विश्वास करेगा? जिसने मेरे को जन्म दिया उसका भरोसा ही नहीं है, कौन विश्वास करेगा बताइए? हेलो, आपको विश्वास है? यस सर। विश्वास है? यस सर। उम्मीद करें आपका भी इंसेंटिव 19,20,000 का आएगा? यस सर। आएगा? यस सर। सर ने बोला ना कम है, हम लोगों से कई गुना ज्यादा आने वाला है। तो उम्मीद करें, दिल से काम करेंगे। परेशानी आ गई, याद रखना, बड़ी सारी परेशानी आया। बस एक बात याद था, आज कौन हंस रहे इंपोर्टेंट, कल कौन हंस रहे इंपोर्टेंट है। लगे रहे अपने काम में। यस सर। ठीक है दोस्तों। यस सर। बाकी पिछले महीना 11 तारीख को मैंने एक बड़ी प्यारी कार लिया है। कार का नाम है जीप कंपास लिमिटेड प्लस। 27 कभी एक लड़का जो 2800 रुपया कमाता था, आज इस ग्लेज की वजह से, यहाँ बैठी सारी अप्लायंस और डाउनलाइन की वजह से 28 लाख का कार लिए। और दोस्तों बात वही है, तो अभी शुरुआत है। हम भी देख के आए थे। राइट। तो उम्मीद करें आप सब दिल से काम करेंगे, परेशान तो नहीं होंगे, रिएक्शन आएगा मुकाबला करेंगे। तो मेरी दुआएं आपके साथ है। बस जाते जाते मैं बोलना चाहूँगा, इन सारी कामयाबी के पीछे हमारी बड़ी सारी अप्लायंस का हाथ है। मैंने बड़े सारे अप्लायंस बैठे हुए हैं। इसके अलावा हमारी कंपनी के सभी डायरेक्टर का हाथ है। तो मैं एक बार चाहूँगा हमारे सभी डायरेक्टर सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों, ताली जोरदार। थैंक यू दोस्तों। मैं अपनी बात को यहीं विराम करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच सर।